प्यारे बच्चों, गुड मॉर्निंग। तो लास्ट टाइम हमने किया था क्वालिटेटिव प्रॉपर्टीज में डिप्रेशन फ्रीजिंग पॉइंट। एलिवेशन हमने पहले से कर लिया, एलिवेशन बॉइलिंग पॉइंट, रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर उससे भी पहले किया था। अब लास्ट हमारे पास बची हुई है क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज ऑस्मोटिक प्रेशर। बट ऑस्मोटिक प्रेशर समझने से पहले आपको पता होना चाहिए व्हाट इज सेमी परमियल मेम्ब्रेन। तो सेमी परमियल मेम्ब्रेन क्या है? वो मेम्ब्रेन या लेयर कह सकते हैं हम लोग, जिसमें से सिर्फ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स पास होते हो और सल्यूट के पार्टिकल उसमें से पास ना होते हो, उसको हम क्या बोलते हैं? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन बोलते हैं। सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन दो टाइप की होती हैं, जहां तो वो नेचुरल होंगी या आर्टिफिशियल होंगी। नेचुरल में आप एग्जांपल दे सकते हैं, जैसे एनिमल और वेजिटेबल मेम्ब्रेन्स होती हैं, सेल वॉल्स कह सकते हैं हम लोग। जैसे पिग्स का ब्लैडर होता है, वो भी सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करता है। फिर होता है आर्टिफिशियल, जो हम खुद प्रिपेयर करते हैं, नेचर में एग्जिस्ट नहीं करती हैं। जैसे इसमें आप एग्जांपल दे सकते हैं पार्चमेंट पेपर की, सेलोफेन की। फिर आप फ्रेशली प्रिपेयर्ड इनऑर्गेनिक साल्ट की एग्जांपल जैसे जैसे कॉपर फेरोसाइनाइड है, इसके जो फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होते हैं, ये भी किसका काम करते हैं? एज ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन का काम करते हैं। नेक्स्ट आता है इसमें ऑस्मोसिस क्या होता है। तो पहले हम यहाँ पे डेफिनेशन कर लेते हैं, फिर मैं आपको डायग्रामेटिकली समझाऊंगा क्या होता है। तो अगर आप बच्चे सॉल्वेंट को और सोल्यूशन को सेपरेट करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, बीच में एक पार्टीशन लगा देते हैं, वो मैं आपको डायग्राम में समझाऊंगा। अगर आप क्या करते हो, एक बीकर ले लेते हो, जैसे यहाँ पे है एक कंटेनर है, इसमें आपने यहाँ पे कोई सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी है, यहाँ पे एक सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन लगा दी, इनमें से कोई भी लगा दीजिए। इस तरफ मान लीजिए सोल्यूशन है और जहां पे मान लीजिए सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। तो जब भी हम सॉल्यूशन को सेपरेट करते हैं, जहां पे मैं लिख लेता हूं सॉल्यूशन, इस कंपार्टमेंट में सॉल्यूशन है, उस कंपार्टमेंट में क्या है? सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स हैं। सॉल्यूशन में सॉल्वेंट भी होगा, सॉल्यूट भी होगा। तो सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन में से क्या होगा, आप क्या ऑब्जर्व करेंगे? अगर यहाँ पे अगर आप मार्क लगा देते हो कि जहां तक लेवल था, इधर भी आप मार्क लगा देते हो कि जहां तक लेवल था, ये एम मार्क लगा दो, इसको एम, ये सॉल्यूशन का मार्क है और ये किसका है? सॉल्वेंट का है। तो अगर आप थोड़ी देर इनको अलो करोगे स्टैंड करने के लिए, यहाँ पे इसको आप ऑब्जर्व कीजिए कि क्या हो रहा है। तो थोड़ी देर के बाद आप देखोगे कि सॉल्वेंट मॉलिक्यूल जहां से इधर इंटर करना शुरू कर देंगे। वो कैसे पता चलेगा? क्योंकि ये वाला लेवल जो है ये बढ़ता जाएगा और ये वाला कम होता जाएगा, ये वाला लेवल नीचे चलता जाएगा, सॉल्वेंट इधर से इधर फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो ये जो फिनोमेना होता है कि सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स का फ्लो करना फ्रॉम सॉल्वेंट टू सॉल्यूशन, जहां पे हम सॉल्यूशन के सॉल्वेंट के बजाय दो सॉल्यूशन रख सकते हैं, एक सॉल्यूशन ए, एक सॉल्यूशन बी। इसकी कंसंट्रेशन मान लीजिए C1, इसकी मान लीजिए ये दूसरा सॉल्यूशन है, इसकी कंसंट्रेशन C2 है। तब भी ये फिनोमेना ऑब्जर्व करने में आता है। तब क्या होता है कि जो सॉल्वेंट मॉलिक्यूल हैं वो कहां से कहां जाने की कोशिश करते हैं? लोअर कंसंट्रेशन से हायर कंसंट्रेशन की तरफ सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल फ्लो करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन। अगर इसकी कंसंट्रेशन लो है और इसकी हाई है, तो यहां से सॉल्वेंट इस तरफ फ्लो करना शुरू कर देंगे। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। यही मैं लिखा हुआ था, स्पॉन्टेनियस मूवमेंट ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। किसका फ्लो करना? स्पॉन्टेनियसली सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स का, आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट, जैसे हमने पहला केस लिया जहां तो हम सॉल्वेंट ले लें और जहां पे सॉल्यूशन, आइदर फ्रॉम प्योर सॉल्वेंट इनटू द सॉल्यूशन, सॉल्वेंट से सॉल्यूशन में, और फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन। डाइल्यूट का मतलब एक सॉल्यूशन ऐसा जिसकी कंसंट्रेशन लो हो और दूसरे की हाई हो। तो डाइल्यूट सॉल्यूशन कौन सा होगा? जिसकी कंसंट्रेशन लो है। तो फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन इनटू द कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसके द्वारा? थ्रू ए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, इज नोन एज ऑस्मोसिस। तो ऑस्मोसिस आपको समझ आ गया होगा कि ऑस्मोसिस कुछ नहीं है, जब भी हम सॉल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं थ्रू सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन, तो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल्स फ्रॉम सॉल्वेंट से किस में फ्लो कर जाते हैं? सॉल्यूशन में फ्लो कर जाते हैं। किसके थ्रू? सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के थ्रू। जहां अगर हम क्या रखें, दो सॉल्यूशन ले लें, एक ही सॉल्वेंट हो सकता है, एक ही सॉल्यूट हो सकता है, बट कंसंट्रेशन अलग अलग हो सकती है। तो अगर हम दो सॉल्यूशन ले लें, बीच में सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन की पार्टीशन लगा दें, तब भी देखा जाता है कि जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल हैं, किस सॉल्यूशन से जिसकी कंसंट्रेशन लो है, किसकी ओर जाते हैं? जिसकी कंसंट्रेशन हाई है। तो इस फिनोमेना को हम क्या बोलते हैं? ऑस्मोसिस बोलते हैं। ऐसा क्यों होता है? बेसिकली अगर हम ली चैटलाइज प्रिंसिपल का जो रोल है 11th में आपने पढ़ा होगा, ली चैटलाइज प्रिंसिपल, उसके बेसिस के ऊपर आप एक्सप्लेन कर सकते हैं। इस सॉल्यूशन कंसंट्रेशन हाई है, इसकी लो है, तो जब सॉल्वेंट यहां से जहां जाएगा तो इसकी कंसंट्रेशन लो होना शुरू हो जाएगी। तो ये कब तक चलता रहेगा? जब तक दोनों सॉल्यूशन की कंसंट्रेशन जैसी
नहीं हो जाती है। तो ये आप ली चार्टर प्रिंसिपल के बेसिस के ऊपर भी एक्सप्लेन कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करेंगे ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। नेक्स्ट हम कर रहे हैं ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है। तो मान लीजिए हमारे पास ये एक कंटेनर है, इसमें हमने यहाँ पे क्या डाला हुआ है, सॉल्वेंट है, ये बाहर सॉल्वेंट है और ये क्या लगाई हुई है मैंने, थिसल फनल लगाई हुई है। थिसल फनल में हमने क्या डाला हुआ है, सोल्यूशन डाला हुआ है। और जहाँ पे क्या लगाई है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जो नीचे है जहाँ पे क्या है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इसका माउथ जो है ये हमने क्या किया हुआ है, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन से इसको कवर किया हुआ है। अब क्या होगा यहाँ पे, जैसे कि आप जानते हैं कि जब भी हम सोल्यूशन और सॉल्वेंट को सेपरेट करते हैं थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन तो ऑस्मोसिस स्टार्ट हो जाती है। मान लीजिए जो हमने सोल्यूशन लिया था उसका लेवल जहाँ पे था, ये मार्क लगाया इनिशियल लेवल जहाँ पे है, तो यहाँ तक सोल्यूशन मैंने थिसल फनल में डाला हुआ था, ये आ गया इनिशियल मार्क। अब क्या होगा, ड्यू टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल यहाँ से इसमें फ्लो करना शुरू कर देंगे, ये बल्कि आप जहाँ से सीधा यहाँ से कह सकते हो, जहाँ से थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जाएंगे सोल्यूशन में, तो यहाँ से लेवल बढ़ना शुरू होता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा, बढ़ता जाएगा। एक स्टेज ऐसी आएगी जब ये लेवल जहां तक पहुंचेगा। अब जैसे जैसे ये लेवल ऊपर बढ़ता जा रहा है तो वेट जो है वो कॉलम में नीचे की तरफ लग रहा है। अब यहाँ से ड्यू टू ऑस्मोसिस सॉल्वेंट मॉलिक्यूल इंटर कर रहे हैं ऊपर की तरफ, बट वेट की वजह से सॉल्वेंट जो है वो नीचे की तरफ उन पर फोर्स लगना शुरू हो जाएगी। बट ये प्रोसेस चलता रहेगा जब तक ये जो ऊपर से वेट लग रहा है नीचे की तरफ और जो नीचे से ऑस्मोसिस की वजह से जो सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल ऊपर जा रहे हैं, जब फोर्सेस एक दूसरे को बैलेंस नहीं करेंगी, ये फिनोमेना तब तक चलता रहेगा। तो एक स्टेज ऐसी आएगी जब सॉल्वेंट का फ्लो सॉल्यूशन में बंद हो जाएगा और ये लेवल कांस्टेंट हो जाएगा। ये जो फोर्स है या प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू हाइट ऑफ द कॉलम, इस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर को हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। तो ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस एट ए पर्टिकुलर टेम्परेचर। इन दूसरे शब्दों में हम कह सकते हैं, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर दैट हैज टू बी अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन टू स्टॉप ऑस्मोसिस द फ्लो ऑफ सॉल्वेंट। देखिए, इट इज द एक्सटर्नल प्रेशर, ये क्या हम जरूरी नहीं है हमने यहाँ से वेट करना है कि सॉल्वेंट का लेवल जो है सोल्यूशन का लेवल जहाँ पे कांस्टेंट हो जाए, तब तक हम बाहर से एक्सटर्नल प्रेशर भी अप्लाई कर सकते हैं ताकि ऑस्मोसिस स्टॉप हो जाए। तो आपने ऊपर से प्रेशर लगाना है ताकि सॉल्वेंट के जो मॉलिक्यूल इसमें फ्लो कर रहे हैं वो फ्लो ना करें। वो जो आप एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करोगे क्या स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए, उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर। So it is the external pressure that has to be applied on the solution to stop osmosis. That is the flow of solvent molecule through a semi-permeable membrane into solution from solvent or from solution of lower concentration to solution of higher concentration. तो क्या स्टॉप करना, आपने फ्लो स्टॉप करना है सॉल्वेंट मॉलिक्यूल का, जहां तो लोअर से हायर कंसेंट्रेशन में, जहां फ्रॉम सॉल्वेंट टू सोल्यूशन में। तो वो जो एक्स्ट्रा प्रेशर आप अप्लाई करोगे एक्सटर्नली उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जहां सिंपली आप कह सकते हो कि ये जो हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डेवलप हो रहा है ड्यू टू हाइट ऑफ द कॉलम दैट स्टॉप्स अल्टीमेटली दैट विल स्टॉप ऑस्मोसिस, तो दैट प्रेशर विल बी नोन एज ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ये पहली वाली डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द एक्सेस हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर दैट डेवलप ड्यू टू ऑस्मोसिस एट अ पर्टिकुलर टेंपरेचर। अब याद रखिए, जब हम ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करेंगे, यहाँ पे हमने जो ऑस्मोटिक प्रेशर था ऊपर से ज्यादा प्रेशर अगर हमने अप्लाई किया तो रिवर्स फिनोमेना स्टार्ट हो जाता है। पहले सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन में इंटर कर रहे थे, अब क्या होगा, उल्टा शुरू हो जाएगा, सॉल्वेंट के मॉलिक्यूल सॉल्यूशन से सॉल्वेंट की ओर आना शुरू हो जाएंगे, जहां हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ आना शुरू हो जाएंगे। तो दैट इज नोन एज रिवर्स ऑस्मोसिस। तो व्हेन ए प्रेशर हायर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड ऑन द सॉल्यूशन, then the reverse process takes place, that is solvent molecules start flowing from solution of higher concentration to solution of lower concentration and such phenomena is known as reverse osmosis। तो कई बार एग्जाम में ये भी पूछ लेते हैं रिवर्स ऑस्मोसिस क्या होता है, तो ये डेफिनेशन आपको आनी चाहिए। ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, तो ऑस्मोसिस की वजह से जो प्रेशर डेवलप होता है उसको हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। जहां हम कह सकते हैं जो हम एक्सटर्नली प्रेशर अप्लाई कर रहे हैं क्या स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए, तो उसको भी हम क्या बोलते हैं, ऑस्मोटिक प्रेशर बोलते हैं। फिर अगर हम
ऑस्मोटिक प्रेशर से ज्यादा प्रेशर अप्लाई करते हैं सोल्यूशन के ऊपर तो रिवर्स प्रोसेस स्टार्ट हो जाता है, उसको हम क्या बोलते हैं, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं। अब हम आगे प्रूव करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर क्या है, एक कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट है ऑस्मोटिक प्रेशर एज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी हमने प्रूव करना है। तो बच्चों अकॉर्डिंग टू बॉयल वैन हाफ लॉ, जैसे आपने वहां पे गैसी स्टेट आपने स्टडी किया था 11th में, वहां से बॉयल लॉ पढ़ा था, ऐसे ही ऑस्मोसिस के ऊपर लॉ है बॉयल बैंड हाफ लॉ। वो क्या कहता है, द ऑस्मोटिक प्रेशर, बच्चे याद रखना ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट करते हैं, ऑफ ए डाइल्यूट सॉल्यूशन इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू इट्स मोलर कंसंट्रेशन एट कांस्टेंट टेम्परेचर। तो बॉयल बैंड हाफ लॉ क्या कहता है कि अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो होता है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कंसंट्रेशन। तो ये आ गया पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी। तो ये यहीं पे प्रूव हो जाता है कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है, क्योंकि जो पाई है ऑस्मोटिक प्रेशर जो है ये किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, ये डिपेंड कर रहा है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन मतलब अमाउंट ऑफ सॉल्यूट जाने की नंबर ऑफ सॉल्यूट पार्टिकल्स। तो फ्रॉम इक्वेशन इट इज क्लियर दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज ए कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। फर्दर हम थोड़ा बहुत इसमें आपको इक्वेशन यूज करनी है, तो उसके लिए दूसरा हम चलेंगे अकॉर्डिंग टू गेल-लुसैक बैंड हाफ लॉ। तो गेल-लुसैक बैंड हाफ लॉ क्या कहता है कि अगर हम क्या करते हैं, कंसंट्रेशन कांस्टेंट रखते हैं, उस केस में जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द टेम्परेचर। तो अगर हम कंसंट्रेशन को कांस्टेंट कर दें तब जो ऑस्मोटिक प्रेशर होता है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, टेम्परेचर के ऊपर डिपेंड करता है। तो पाई इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू टी। इसको इक्वेशन फर्स्ट मान लीजिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी, सी यानी कंसंट्रेशन, और इसको मान लीजिए पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टी, टी मतलब केल्विन में टेम्परेचर है। तो फर्स्ट और सेकंड को कंबाइन कर दीजिए तो पाई क्या आएगा, पाई विल बी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू सी एंड टी। तो ये आएगा पाई डायरेक्टली प्रोपोर्शनल सी इनटू टी। और अगर आप प्रोपोर्शनलिटी डाल दीजिए तो पाई क्या आ जाएगा, पाई इज इक्वल टू आर सी टी, वेयर आर क्या है, कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी है, और इसकी वैल्यू किसके बराबर होती है, जो ऑर्डिनरी गैस कांस्टेंट होता है उसी के बराबर होती है, यानी कि 8.314 किलो जूल पर मोल होती है। अब हमें ये पता है जो मोलर कंसंट्रेशन होती है वो किसके बराबर होती है, मोलर यानी कि मोलरिटी कह सकते हैं हम लोग, तो मोलर का नंबर ऑफ मोल्स पर लीटर। तो यहाँ पे हम सी की जगह क्या लिख सकते हैं, एन बी अपॉन वी। एन वी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, वी क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, तो दैट इज मोलर कंसंट्रेशन हो गया। अब इसको आप क्या कीजिए, सी को यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दीजिए थर्ड में, तो हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगी, पाई इज इक्वल टू आर एन वी अपॉन वी इंटू टी। और पाई वी, पाई को इधर ले, वी को इधर ले जाइए, पाई वी क्या आ जाएगा, एन वी आर टी। इस इक्वेशन को बच्चे हम बोलते हैं वैन हाफ इक्वेशन। तो ये याद रखनी है, इक्वेशन फोर्थ इज नोन एज वैन हाफ इक्वेशन। और इक्वेशन फर्स्ट से आप कह सकते हैं कि इट इज क्लियर फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट दैट ऑस्मोटिक प्रेशर इज कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। आप फोर्थ से भी कह सकते हैं, यहाँ पे भी देखिए पाई जो है वो किसके ऊपर डिपेंड कर रहा है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट। तो अगर टेम्परेचर हम कांस्टेंट रखते हैं तो हम कह सकते हैं सीधा नंबर ऑफ मोल्स के ऊपर डिपेंड कर रहा है, तो यहाँ से भी आप कह सकते हैं कि ये कोलिगेटिव प्रॉपर्टी है। नेक्स्ट हमने बताना है कि इसको यूज करते हुए हम इसकी एप्लीकेशन जो है कि हम जो मॉलिक्यूलर मास है कैसे निकाल सकते हैं किसका, नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट का। तो नेक्स्ट हम करेंगे इसमें एप्लीकेशन डिटर्मिनेशन ऑफ मॉलिक्यूलर मास ऑफ नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट यूजिंग ऑस्मोटिक प्रेशर। तो इक्वेशन थर्ड से हमारे पास पाई क्या है, इक्वल टू एन बी अपॉन बी आर टी। बट हमें पता है एन बी क्या है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सॉल्यूट, ये किस तरह आएगा, वेट ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सॉल्यूट, तो डब्ल्यू बी डिवाइडेड बाय एम बी आ जाएगा। अब यहाँ पे यहाँ से क्या आएगा, पाई बी आ जाएगा डब्ल्यू बी अपॉन एम बी इंटू आर टी अपॉन वी। यहाँ से एम बी इधर ले जाइए तो एम बी क्या आ जाएगा, डब्ल्यू बी इंटू आर टी अपॉन पाई बी। ये हमारे पास इक्वेशन आ गई, मान लीजिए फिफ्थ इक्वेशन, इसको हमने नाम दे दिया। अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर मास, तो इसके लिए हमें क्या पता चाहिए, आर तो गैस कांस्टेंट है, प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट है, उसकी वैल्यू गैस कांस्टेंट के बराबर है 8.314 किलो जूल पर मोल। टेम्परेचर हमें पता होगा, जब हम निकालना चाहेंगे तो एट ए गिवन टेम्परेचर की वैल्यू हमें पता होगी। वॉल्यूम भी पता होगी, वॉल्यूम क्या है, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन, हमने सॉल्यूट कितना डाला है, डब्ल्यू बी ग्राम ऑफ, ये भी हमें पता होगा। फैक्टर रहता है हमारे पास ऑस्मोटिक प्रेशर, हम कैसे निकालेंगे। तो ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो हम कैसे मेजर करते हैं, एक्सपेरिमेंटली बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड। हमने इसके बाद करना व्हाट इज बर्कले एंड हार्टले मेथड, पर जहाँ पे आप सिंपल लिख दीजिए कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है बी मेजर्ड बाय बर्कले एंड हार्टले मेथड, ये एक्सपेरिमेंटली लिखना है, ठीक है। एंड नोइंग द वैल्यू ऑफ सोल्यूशन वी, वॉल्यूम ऑफ सोल्यूशन हमें पता है, अगर वेट ऑफ सोल्यूट पता है, we can calculate the molecular mass of non-volatile solute at a given temperature by using equation
फिफ्थ। तो ये है एप्लीकेशन इसका। नेक्स्ट हम करेंगे जो मेथड है, कई बार एग्जाम में सीधा पूछ लेते हैं, डिस्कस वर्कले एंड हार्टले मेथड, तो वो हम नेक्स्ट स्लाइड में करते हैं। तो नेक्स्ट हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर करते हैं। हमारे पास डिफरेंट मेथड्स हैं, और जो आपके सिलेबस में है वो है वर्कले एंड हार्टले मेथड। तो वर्कले एंड हार्टले मेथड में हम डिस्कस करेंगे कि ऑस्मोटिक प्रेशर को कैसे मेजर किया जाता है। तो सबसे पहले आपको ऑपरेटर्स का पता होना चाहिए, ऑपरेटर्स क्या है इसके लिए। तो यहाँ पे हमारे पास एक पोरस पार्ट है जिसमें हमने सॉल्वेंट डाला हुआ है, और इसके सराउंडिंग में क्या है, एक सिलेंड्रिकल कंटेनर है जो घन मेटल का बना हुआ है। यहाँ पे हमने सॉल्वेंट डाला हुआ है, और सिलेंड्रिकल कंटेनर में हमने क्या डाला हुआ है, सोल्यूशन डाला हुआ है। सिलेंड्रिकल कंटेनर और पोरस पार्ट के बीच में जो है ये सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लगाई है, वही पोरस पार्ट का काम करेगी। तो ये जो मैंने दिखाया हुआ दिस इज सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, जहाँ पे भी दिखाया हुआ है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, ये सिलेंड्रिकल टाइप है। ऐसे आपको दिख रहा होगा कि प्लेनर है, बेसिकली ये सिलेंड्रिकल टाइप है। तो हमने घन मेटल का क्यों लगाया हुआ है सिलेंड्रिकल कंटेनर, ताकि जो है क्रोजन ना हो सके। तो टू प्रिवेंट क्रोजन हमने जो कंटेनर था वो किसका लिया हुआ है, घन मेटल का है। अब ये जो पोरस पार्ट है इसके एक एंड पे हमने कैपिलरी अटैच की हुई है, और एक एंड के ऊपर हमने वाटर रिजर्वायर या सॉल्वेंट रिजर्वायर रखा हुआ है। यहाँ पे हमने पिस्टन लगाई हुई है, और यहाँ पे के साथ में क्या लगाया हुआ है, प्रेशर गज लगाया हुआ है टू मेजर प्रेशर। अब होता क्या बचे, इसमें हमने सॉल्वेंट लिया हुआ है, और साथ में जहां सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू इसको सेपरेट किया हुआ है, तो सॉल्यूशन के थ्रू सेपरेट है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के थ्रू। तो सॉल्वेंट जो है ये ड्यू टू ऑस्मोसिस इसमें एंटर करेगा, जो घन मेटल वाला कंटेनर है उसमें एंटर करेगा। अब जब एंटर करेगा तो यहां से लेवल जो है सॉल्वेंट का वो कम हो जाएगा। यहाँ से हमारे पास ये स्टॉपर है, जब हमने यहाँ से सॉल्वेंट ऐड किया इसको बंद कर देना है, तो ताकि और सॉल्वेंट इसमें ना जाए। इसको जब हमने बंद कर दिया, अब यहाँ पे ड्यू टू ऑस्मोसिस जो है सॉल्वेंट किसमें जाएगा, सोल्यूशन में। तो यहाँ से लेवल जो है वाटर का या सॉल्वेंट का वो नीचे चला जाएगा ड्यू टू ऑस्मोसिस। अब हमने क्या करना है, पिस्टन से ऊपर से एक्स्ट्रा प्रेशर अप्लाई करना है, ताकि सॉल्वेंट का लेवल वापस कहाँ पहुंच जाए, एम के ऊपर। तो जी किसकी वजह से जा रहा था, ड्यू टू ऑस्मोसिस। हमने ऊपर से प्रेशर अप्लाई किया, क्या स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस स्टॉप करने के लिए। वो कैसे स्टॉप हुई, क्योंकि लेवल वहीं पे पहुंच गया जहां पे पहले था। ये जो हमने एक्सटर्नल प्रेशर अप्लाई किया पिस्टन के ऊपर, ताकि लेवल जो है वापस वहीं पे आ जाए जहां पे पहले था। इस प्रेशर को हम मेजर करेंगे प्रेशर गज के थ्रू, गेज के थ्रू। ये आपने देखा होगा जो टायरों में हवा करते हैं, हवा भरते हैं, उसमें भी लगाया होता है प्रेशर के साथ में, वहां पे रीडिंग आती है कितना आपने प्रेशर वहां पे है। तो वही है ये जहाँ पे लगाया हुआ। तो जहां से हमें सीधी रीडिंग मिल जाएगी कितना प्रेशर अपने आपने अप्लाई किया, किसको स्टॉप करने के लिए, ऑस्मोसिस को स्टॉप करने के लिए। तो दैट विल गिव डायरेक्टली द वैल्यू ऑफ ऑस्मोटिक प्रेशर। तो यही मैंने यहाँ पे लिखा हुआ है, द apparatus for measurement of osmotic pressure consists of a porous part containing the semi permeable membrane। जहाँ पे सेमी परमेबल मेम्ब्रेन जो है ये कॉपर फेरोसाइनाइड के फ्रेशली प्रिपेयर्ड प्रेसिपिटेट होंगे, वो लगाए होंगे of the copper ferrocyanide। the process the porous part is filled with water। तो porous part को हमने किससे भरा हुआ है, वाटर यानी कि सॉल्वेंट, and is surrounded by gun metal cylindrical vessel। और इसको किसके सराउंड किया हुआ है, ये घन metal cylindrical vessel है containing solution whose osmotic pressure is to be determined। इसमें solution कौन सा डाला हुआ है, जिसका हमने प्रेशर मेजर करना है। the porous part is filled with a capillary on one side and water reservoir on other side। ना filled की जगह आप attached लिख लो, वो ज्यादा बेटर रहेगा। the porous part is attached with a capillary on one side, attached with a capillary on one side and water reservoir on the other side as shown in figure, जैसे जहाँ पे दिखाया हुआ है। तो due to osmosis solvent enters into solution resulting fall in level of water from mark m। तो m से लेवल नीचे चला जाएगा। in order to maintain the level, तो मेंटेन करने के लेवल को मेंटेन करने के लिए हम क्या करेंगे, प्रेशर इज अप्लाइड थ्रू द पिस्टन। तो पिस्टन से हम क्या लगाएंगे, प्रेशर लगाएंगे, एंड इज मेजर्ड बाय प्रेशर गेज which gives the value of osmotic pressure। तो इस मेथड के कुछ जो है एडवांटेजेस भी हैं, कभी कभी ये पूछ लेते हैं वर्कले और हार्टले मेथड के क्या एडवांटेज हैं। तो ये तीन आपने एडवांटेज लिख देने हैं। एक तो पहला, ये बहुत ही क्विक और एक्यूरेट रिजल्ट देता है, इसमें टाइम वेस्ट नहीं होता है। दूसरा, कंसंट्रेशन ऑफ सोल्यूशन डज नॉट चेंज, क्योंकि हम सॉल्वेंट को अलो ही नहीं कर रहे हैं सोल्यूशन में जाने के लिए, तो इसलिए कंसंट्रेशन सोल्यूशन की चेंजेस नहीं होंगी।
प्रेशर इज अप्लाइड, हम प्रेशर एक्सटर्नली अप्लाई कर रहे हैं, तो इसलिए सेमी परमिएबल मेम्ब्रेन के ऊपर कोई स्ट्रेन नहीं रहेगा, उसके ऊपर कोई टेंशन नहीं पड़ेगा। तो ये इसके इस मेथड के क्या है कुछ एडवांटेजेस हैं। नेक्स्ट इसके रिलेटेड छोटी छोटी डेफिनेशन है 2-3, वो हम कवर कर लेते हैं। आइसोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, हाइपरटोनिक सोल्यूशन क्या होता है, और हाइपोटोनिक सोल्यूशन क्या होता है। कभी कभी जब आप प्रैक्टिकल में जाते हो उसमें वाइवा में पूछ लेते हैं, जहाँ छोटे छोटे डेफिनेशन आपको एक एक नंबर के एग्जाम में पूछ सकते हैं, व्हाट आर आइसोटोनिक सॉल्यूशंस। तो नेक्स्ट है, मैंने आपको पहले बोला कि छोटे छोटे डेफिनेशन करनी है हमने। सबसे पहले हम करते हैं आइसोटोनिक सॉल्यूशन, फिर हम कहेंगे हाइपोटोनिक, और फिर करेंगे हम हाइपोटोनिक। तो जो हमेशा दो सॉल्यूशन का कंपैरिजन होगा। सिंपल शब्दों में समझाऊंगा आपको। आइसोटोनिक सॉल्यूशन क्या होता है, मान लीजिए हमारे पास दो सॉल्यूशन है, एक सॉल्यूशन ए है और एक सॉल्यूशन बी है। अगर दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर सेम है, इक्वल है, तो हम कहेंगे ये दोनों सॉल्यूशन आपस में क्या है, आइसोटोनिक है। फॉर एग्जांपल अगर हम 0.91% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन लेते हैं, सलाइन सॉल्यूशन भी बोलते हैं इसको हम, तो 0.91% अगर सॉल्यूशन हम सोडियम क्लोराइड का लेते हैं, और जो हमारा ब्लड प्लाज्मा होता है उन दोनों का ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, सेम होता है, इसलिए 0.91% सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन विल बी आइसोटोनिक विद ब्लड प्लाज्मा। अब आप जानते हैं कि ऑस्मोटिक प्रेशर जो है वो कंसंट्रेशन के ऊपर डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो जैसे जैसे कंसंट्रेशन बढ़ाएंगे वो बढ़ जाएगा, कंसंट्रेशन घटाएंगे तो कम हो जाएगा। तो अगर हम 0.91% से कंसंट्रेशन ऊपर कर देते हैं सोडियम क्लोराइड की, तो सोडियम क्लोराइड के सोल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड प्लाज्मा से ज्यादा हो जाएगा। अगर हम 0.91% से कम कर देते हैं तो ऑस्मोटिक प्रेशर कम हो जाएगा। तो आगे हमने उसी पे ऊपर बात करनी है। एग्जाम्पल आप एक ही को तीनों में लिख सकते हो, सिर्फ कंसंट्रेशन आपने वेरी करनी है। तो दूसरा है हाइपोटोनिक। हाइपोटोनिक क्या होता है, अगर किसी सॉल्यूशन का ऑस्मोटिक प्रेशर किसी दूसरे सॉल्यूशन के कंपैरिजन हायर हो तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। जैसे हम सोडियम क्लोराइड का एक्वा सॉल्यूशन ले रहे हैं, 0.91% से कंसंट्रेशन ऊपर रखें, तो उसका ऑस्मोटिक प्रेशर ब्लड से क्या होगा, ज्यादा होगा, तो इसलिए 0.91% से ऊपर वाला जो सॉल्यूशन है सोडियम क्लोराइड का वो होगा हाइपोटोनिक टू ब्लड। इसी तरह से नेक्स्ट है हाइपोटोनिक सॉल्यूशन। तो हाइपोटोनिक सॉल्यूशन क्या होगा, अब एक ही बच्चा जिसमें ऑस्मोटिक प्रेशर किसी सॉल्यूशन का अगर दूसरे सॉल्यूशन के मुकाबले में क्या हो, कम हो, तो उसको बोलते हैं हाइपोटोनिक। तो अगर हम सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लें, उसकी कंसंट्रेशन 0.91% से कम कर लें, तो उसका ब्लड प्लाज्मा से ऑस्मोटिक प्रेशर लो आएगा, तो वो क्या होगा, हाइपोटोनिक होगा। सिंपलेस्ट वे में आप याद रख सकते हो, अगर दो सॉल्यूशन हमारे पास ए और बी, अगर पाई ए इज इक्वल टू पाई बी है, पाई के ऑस्मोटिक प्रेशर है, ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ ए इज इक्वल टू ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ बी, तो आइसोटोनिक। if pi a is greater than pi b, a का ऑस्मोटिक प्रेशर पाई जो है b के ऑस्मोटिक प्रेशर हाई है, तो सॉल्यूशन a जो होगा वो होगा हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन b। b का कम है तो b होगा हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन a। जहां हम कह सकते हैं, जहां पे लिख सकते हैं अगर a का ऑस्मोटिक प्रेशर कम है b से, तो जो a सॉल्यूशन है वो क्या होगा, हाइपोटोनिक टू सॉल्यूशन b। तो ये थी छोटे छोटे डेफिनेशन आपको एग्जाम में पूछ सकते हैं। नेक्स्ट आगे ऑस्मोसिस के ऊपर भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन बनते हैं, वो भी हम छोटे छोटे आप करेंगे, 2-3 मिनट में हम कर लेंगे उसको। तो प्यारे बच्चों, मैंने अभी आपको कहा कि हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन करेंगे इसके ऊपर, पर किसी वजह से मुझे ये वीडियो अभी यहाँ पे बंद करना पड़ेगा। तो हम जितने भी कंसेप्चुअल क्वेश्चन हैं वो अलग से वीडियो बनाएंगे। कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी जितनी भी हैं चारों के हम कंसेप्चुअल क्वेश्चन एक ही वीडियो में आपको दे देंगे। मैंने सोचा था ऑस्मोसिस का आपको अभी इसके साथ छोटे छोटे क्वेश्चन दे दूं, पर चलिए किसी वजह से मुझे अभी रोकना पड़ रहा है। तो हम आगे जो एक वीडियो अलग से बनाएंगे उसमें सोल्यूशन चैप्टर के पूरे जो कंसेप्चुअल क्वेश्चन होंगे वही लेकर चलेंगे। तो आज के लिए इतना ही, कल हम नए टॉपिक के साथ फिर आएंगे। अब नॉर्मल मॉलिक्यूलर मास, बैंड हॉफ फैक्टर का डिस्कस करेंगे, कुछ डेरिवेशंस हैं वो करेंगे। तो इसको अच्छी तरह से वीडियो को देखिए, अगर आपको अच्छा लगता है लाइक भी कीजिए, शेयर भी कीजिए, बाकी बच्चों को भी फायदा हो इसका। तो तब तक एंजॉय कीजिए। हैव ए नाइस डे।